स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं अगला सेट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का तीसरा सेट हम यहाँ पे करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ये चीज़ हम कर रहे हैं हिंदी शब्दावली से। ये शब्दावली की बुक अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमें तीसरा सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा शब्द दिया हुआ है, जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनुच्चरित। ठीक है, अनुच्चरित। देखो अनुच्चरित शब्द उच्चरित शब्द में अन उपसर्ग लग के बना हुआ है। ठीक है, क्या लगा है? अब इसमें ये मत बोलना, मान लो अगर किसी ने आपसे कह दिया कि अनुच्चरित में कौन सा उपसर्ग है, कभी आप अनु कह दो, अनु नहीं होगा, ये क्या है? अन। अन उपसर्ग लगा है किसमें? उच्चरित में। उच्चरित। ठीक है, इसमें इस ऊ ने इस न को पूरा किया है तो तब ये आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं और जिसका उच्चारण किया गया हो उसे उच्चरित कहते हैं। ठीक है, तो उच्चरित शब्द में अन लगाकर, अन का मतलब होता है नहीं, तो हम यह शब्द बनाते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम भी हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। आगे यहाँ पे अगला पॉइंट कहता है कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आशय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है, आश्रय। अब ये कैसे आप इसे कैसे समझेंगे? तो देखो ये रस का पॉइंट है। जब हम रस पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के अंदर रस पढ़ते हैं, श्रृंगार रस पढ़ें या करुण रस पढ़ें, तो उसमें आता है रस के अंग होते हैं, जिसमें आता है आलंबन। और आलंबन में जो आश्रय आलंबन होता है, यानी जिसके मन में भाव जगा होता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं को हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने रस पढ़ रखा होगा तो वो तो समझ जाएंगे। वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। प्रसूत का मतलब होता है जन्म लेना, अद्य मतलब अभी, जो अभी जन्म लिया है जिसने, जो अभी उत्पन्न हुआ है, तो अद्य प्रसूत। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो। तो जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे हम अग्र सोची कहते हैं। तो अग्र यानी आगे की सोच रखने वाला। जानने की कोशिश करने वाला के लिए हम यहाँ पर शब्द कहेंगे जिज्ञासु या उत्सुक। ठीक है, जानने की कोशिश करने वाला या जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु या उत्सुक हम उसको कहते हैं। हाथ में कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम एक शब्द में कहते हैं अनामिका। ठीक है, हम क्या कहते हैं? अनामिका। कनिष्ठिका होता है जो हम कन की उंगली कहते हैं, और मध्यमा होती है जो हमारे हाथ की बीच की उंगली होती है। इन दोनों के बीच में जो उंगली होती है, यानी जिससे हम तिलक लगाते हैं, उसे हम अनामिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। तो जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन, जिसे वाणी ने व्यक्त न किया हो। ठीक है, और जिसे वाणी व्यक्त कर सके तो उसे हम वर्णनीय कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, वर्णन किया जा सके और वर्णन न किया जा सके। आगे शब्द है जो वचन द्वारा ने कहा जा सके। तो जिसे वचन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसको निर्वचनीय या अनिर्वचनीय कह दिया जाता है। ठीक है, निर्वचनीय या अनिर्वचनीय कहा जाता है, जो वचन द्वारा न कहा जा सके। ठीक है, आगे शब्द आता है, और जो वचन के द्वारा कहा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वचनीय कह देते हैं। ठीक है, तो निर्वचनीय और वचनीय एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। तो जिसे वचन द्वारा कहा जा सके वो वचनीय हो जाता है। आगे आ जाएगा, जो बात वर्णन से परे हो।
ठीक है, अर्थात जिस बात का वर्णन न किया जा सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्णातीत। ध्यान रखिएगा, जब भी ये अतीत तीत वाले शब्द आएंगे ये परे के लिए आएंगे। जैसे यहाँ पे कहा है जो बात वर्णन से परे हो, वर्णन से परे हो का मतलब कि उसका वर्णन ही ना हो सके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णातीत। आगे आता है वह बात जो कही ना जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, ठीक है, दोनों दो तरह से आ सकता है। वह बात जो कही ना जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, तो उसे हम कहते हैं अकथनीय। अकथनीय मतलब जो कहा ना जा सके, ठीक है। आगे शब्द आता है वह बात जो कही जा सके, तो जो कही जा सके उसको हम कहेंगे कथनीय, ठीक है, उसे हम कह देंगे कथनीय। तो जो कहा ना जा सके वो अकथनीय हो गया और जो कहा जा सके वो कथनीय हो गया, ठीक है। आगे है वह बात जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे हम शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते वो कहलाता है अव्यक्त, ठीक है, अव्यक्त। अ माने नहीं, व्यक्त माने कहना, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, अव्यक्त, ठीक है। सवेरे से दोपहर तक का समय कहलाता है पूर्वाहन। पूर्वाहन, ठीक है, ह है पहले है ना बाद में है, पूर्वाहन कहते हैं, यानी सुबह से दोपहर तक का समय जो होता है, जैसे सुबह होती है और दोपहर होने के बीच का जो समय उसे पूर्वाहन कहते हैं। आगे शब्द आता है दोपहर का समय, तो दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, ठीक है, मध्याह्न दोपहर के समय को। और दोपहर के बाद के समय को, यानी दोपहर बाद जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अपराह्न। और सूर्यास्त का जो समय होता है, यानी जिसे आप शाम कह देते हैं, तो सूर्यास्त का जो समय होता है उसे हम गोधूली कहते हैं। तो गोधूली कहते हैं जब सूर्य के अस्त का समय होता है, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ना हो, उसे अमूल्य कहते हैं, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है, कीमत लिखे या जिसका कोई मूल्य ना हो, अगर कीमत की जगह लिखा हो यहाँ पर मूल्य, कि जिसका कोई मूल्य ना हो तो वह भी अमूल्य कहलाएगा, ठीक है। आगे शब्द दिया है जिसकी बहुत अधिक कीमत हो या जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, तो उसे कहेंगे बहुमूल्य, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बहुमूल्य कहलाएगा। और मूल्यवान अथवा महत्वपूर्ण वस्तु, यानी कोई मूल्यवान वस्तु है या महत्वपूर्ण वस्तु है तो उसे हम कीमती कहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, कीमती, ठीक है। जो न कहने योग्य बात है, यानी जिस बात को नहीं कहना चाहिए, न कहने योग्य बात अकथ्य कहलाता है, अकथ्य, ठीक है। और जो कहने योग्य बात है, जिसे कहा जाए या कहने योग्य बात है, उसे कथ्य कहते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। ये बहुत आता है परीक्षा में, अंतेवासी किसे कहते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने का मतलब क्या होता है, गुरु के आश्रम में ही रहकर, ठीक है, गुरु के आश्रम में ही रहकर जो अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम या अनंत कहते हैं, ठीक है। शब्द यहाँ पे दिया है जिसकी कोई सीमा ना हो, या हम कह सकते हैं जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, हम इसे भी रख सकते हैं जिसका कोई अंत ना हो। तो सीमा ना हो तो सीम यानी सीमा, अ माने नहीं, तो असीम, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो। और अंत, तो ये शब्द जो हमारा बना है ये बना है हमारा अन प्लस अंत से बना है, तो अंत में अन लगा है तो ये शब्द हमारा बन गया है अनंत, ठीक है। आगे शब्द है हमारा जिसकी कोई सीमा हो, तो जिसकी कोई सीमा हो तो अर्थात ये हो जाएगा ससीम। ससीम मतलब यहाँ पर स लगा हुआ है, सीम माने सीमा, स माने सहित, तो जिसमें कोई सीमा हो, ठीक है, यानी जिसका कोई अंत हो, तो ससीम या अंत की बात करेंगे, तो जिसका कोई अंत हो। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। आगे है किसी के पीछे पीछे चलना, तो किसी के पीछे पीछे चलना
अनुगमन कहलाएगा। गमन माने चलना, अनु माने पीछे पीछे, ठीक है। तो किसी के पीछे पीछे चलना अनुगमन कहलाता है। आगे आता है शब्द हमारा किसी के पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। एक तो हो गया अनुगमन, चलना, ठीक है, वो क्रिया, और ये है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर या अनुगामी, ठीक है। तो अनुचर या अनुगामी होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। और जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो, यानी जिसका जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए, यानी हमें जिसके कामों को देखकर और उसके जैसा होना चाहिए, कहने का मतलब है अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणीय कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरणीय। अब आता है आगे कि पीछे चलने वाला, जो पीछे चलने वाला है उसको, यानी जो अनुचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी के पीछे चलने वाला है जिसको हमने अनुचर कहा है उसे हम अनुगत भी कह देते हैं। तो विकल्प जैसे आए परीक्षा में तो बहुत ध्यान से आपको करना है। अब आता है आगे हमारा कि पहले यानी आगे आने वाला, जो आगे आने वाला है तो जो आगे आ गया है ना उसको कहते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है। और बाद में आने वाला यानी जो पीछे आने वाला है उसको कहते हैं अनुवर्ती। देखो इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कोई ये चीज है, इस चीज से पहले जो आ गया है मतलब बीता हुआ, एक तरह से आप इसे कह सकते हो बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ। पहचान करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ बीता हुआ, ठीक है। और बाद में आने वाला यानी आने वाले समय में, आने वाले समय में, ठीक है। तो वहां पर वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुवर्ती कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो पहले यानी जो पहले आया है यानी आगे जो आया है उसे हमने पूर्ववर्ती कहा है, और जो बाद में आएगा यानी पीछे आने वाला है तो वो हमारा अनुवर्ती कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती का विलोम हो जाएगा अनुवर्ती, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर देखे। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी शब्द आपको दिए हैं ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हम प्रत्येक दिन एक एक यानी जो कुछ कुछ शब्द हम यहाँ पे लेते हैं, तो प्रतिदिन अगर आप इन शब्दों को अच्छे से रटेंगे तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार दोहराइए कि कौन कौन से शब्द हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़े हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।